वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल पर। हमारी शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। क्या इसका कोई विकल्प है? आप जानते होंगे मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है जो बहुत कठिन है, और उसके कठिन होने का कारण ये है कि हम मैथमेटिक्स को सीखना तो चाहते हैं, बस करना नहीं चाहते। और वो क्या है, वो एक ह्यूमन बिहेवियर है। हम लोग नहीं चाहते कि कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। बट ऑब्वियस है, इसको कोरिलेट करके देखिए कि हम अधिकारी बनना तो चाहते हैं, पर वो अधिकारी बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, वो हम उस मेहनत को नहीं करना चाहते। और शायद यही एक डिफरेंस है, यही एक कमी रह जाती है जिससे हम चूक जाते हैं। हम अपनी कंफर्ट जोन को, अपनी लग्जरीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और यही कारण है कि हम चूक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो उसे सीखने का सिर्फ एक ही विकल्प है कि आपको मैथमेटिक्स करना होगा। और सेम चीज़ है, आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप देखिए अधिकारी के बिहेवियर को देखिए। आप देखिए अधिकारी बनने के लिए क्या ज़रूरतें हैं। आपको एक एग्ज़ाम पास करना है जिसमें 3 सोपान हैं। प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, एंड फाइनली इंटरव्यू देना है। तो बट ऑब्वियस है कि आपको उसी पैटर्न पर, आपको अपने जो पैटर्न है उस पर फोकस करना है। उसमें किस तरह के टेस्ट होने हैं, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होना है, आपका बिहेवियर टेस्ट होना है, आपका नॉलेज का टेस्ट होना है। आप कैसे काम रह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब आप कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सब आपको अपने अंदर लाना है, तभी आप उस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। सिर्फ सोचने से, सिर्फ ऐसा सोचने से कि मैं अधिकारी बन जाऊं, हम अधिकारी नहीं बन सकते। तो फिर से हम स्टेटमेंट पर आते हैं, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इस थीम के साथ। पहला प्रश्न आता है आज, स्पेन के सर्वोच्च सम्मान को प्रदान किया गया है किसे? अमर्त्य सेन को। किस श्रेणी के लिए? सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में। पॉवर्टी एंड फैमिन्स के लिए वो चयनित हुए, मतलब जो प्राइज़ है उसके लिए, जिसका नाम क्या है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास अवार्ड। तो ये एक प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, लैंसेट की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की उम्र तक टोबैको का सेवन करने वालों के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का इसमें स्थान जो टोबैको के सेवन में है वो दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर इसमें चाइना का नाम आता है। पहले स्थान पर किसका नाम आता है? पहले स्थान पर आता है नाम चाइना का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 पालतू प्रजातियों के संरक्षण का जो व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया है शाजी एनएम को। इन्हें ट्यूबरमैन भी कहा जाता है, जो केरल क्षेत्र में अपनी खोजों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये हैं आपके जो मिस्टर शाजी एनएम है। केरला फार्मर बेग्स इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। मिस्टर शाजी कंजर्व्स अ वाइड एरे ऑफ अराउंड 200 ट्यूबर क्रॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, जो चंद्र ग्रहण है, ब्लड मून और सुपर मून एक साथ कब दिखाई दिए? तो ये कब दिखाई दिए? ये 26 मई को। कब दिखाई दिए? 26 मई को। ये आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया। Lunar eclipse 2021 highlights some stunning images of super blood moon. Lunar eclipse, या जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, 2021 date timing highlights since it was a super moon which is essentially a full moon at its closest point to earth. The moon appeared to be larger, and because of the total lunar eclipse इट हैड अ रेडिश ग्लो। ठीक है, तो वो अपने रेडिश ग्लो के कारण कहलाया है क्या? ब्लड जैसा उसका रंग है, तो बट ऑब्वियस है वो क्या है? ब्लड मून है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ है। और तीसरी बात क्या कही इन्होंने कि ये क्लोजेस्ट रहा। क्लोजेस्ट मतलब जब वो अपने पाथ पर है, तो पाथ पर चलते वक्त
वो अर्थ के पास से गुजरा, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है द ल्यूनर एक्लिप्स इज नाउ ओवर, द फुल एक्लिप्स बिगिन एट 11:11 AM UTC which was around 4:41 PM IST, ठीक है। But the total lunar eclipse was not visible in India. The total lunar event will last till 7:19 PM IST. The moon will be the closest to Earth and will hence today's lunar eclipse is called a super blood moon. इसीलिए उसको super blood moon कहा गया। Not only does the moon appears to be bigger and closer to the Earth, it will be reddish orange in color. But obviously उसको क्या कहा गया? Blood moon कहा गया। This is the first total lunar eclipse since January 2019. यानी इस साल का पहला सुपर मून, ब्लड मून, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक बड़ी खबर रही है। What exactly will you see on May 26? Since it is a super moon, which is essentially a full moon at its closest point to Earth, we will be seeing a larger full moon than usual. However, since it is also a total lunar eclipse, on the same day, we will be later seeing the moon in its glowing red tone, so this is a super blood moon. इसीलिए इसको कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। The red color comes from the Earth, blocking out most of the sunlight from reaching the moon and filtering out the remaining light to give the moon is red total lunar eclipse shade. अब इसके बाद अगला प्रश्न भी उसी से रिलेटेड हुआ कि जो सन हैलो है यानी आपका प्रभामंडल, ये दुर्लभ घटना कहाँ देखी गई? तो ये दुर्लभ घटना कहाँ देखी गई? ये देखी गई है बेंगलोर में। आप देख सकते हैं ये है आपका आसमान में दिखने वाला प्रभामंडल। अब अगला प्रश्न आता है उसके बाद, आईपीएल जो फ्रेंचाइजी है उसके द्वारा कौन सी फ्रेंचाइजी के द्वारा कोविड राहत के रूप में प्रोजेक्ट साह लॉन्च किया गया? तो ऐसा करने वाला है पंजाब किंग्स 11। किसने किया? पंजाब किंग्स 11 ने ऐसा किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पशु केव पेंटिंग जो हाल ही में चर्चा में रही, तो ये कहाँ पर है? ये है आपकी इंडोनेशिया में। ऐसा माना जाता है ये है आपका सुलावेसी आइलैंड है जिसके ऊपर ये पाई गई है, और इसकी जो उम्र बताई जा रही है तकरीबन 6000-7000 साल पुरानी बताई जा रही है। और अभी और डिटेल्स आएंगी सामने, लेकिन जो अभी रिसेंट बातें पता लगी वो मैंने आपको बताया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किसने टीडीबी राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो ये जीतने वाला है बेंगलुरु स्टार्टअप को मिला है। किस चीज़ के लिए? फॉर रिसाइकलिंग कार्बन टेक्नोलॉजी बाय बेंगलुरु स्टार्टअप वन टीडीबी नेशनल अवार्ड 2021। थोड़ा डिटेल्ड पढ़ लेते हैं इसको। Recycling carbon technology by Bangalore startup receives a TDB National Award 2021। आपको पता ही होगा कि अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए जिससे कार्बन एमिशन यानी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो। तो उसी के लिए सब कार्रवाई चल रही है। देखिए होता क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करके क्या करेंगे? रिसाइकलिंग कार्बन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे? हम अपनी जो एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अवार्ड किसको मिला है? इसको मिला है बेंगलोर स्टार्टअप को। न्यू दिल्ली, अ बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप हैज़ रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड 2021 फ्रॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, टीडीबी का फुल फॉर्म है, फॉर डेवलपिंग अ कमर्शियल सोल्यूशन फॉर कन्वर्जन ऑफ CO2 टू केमिकल्स एंड फ्यूल्स। मतलब डेवलप भी हो गया है तो उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया दूसरे प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, जिससे कि वो क्या है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज ना करे, ग्लोबल जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ऐसा ना करें। ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज, अ स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जिसे हम एब्रिएटेड फॉर्म में क्या कहेंगे? JNCSR, डेवलप्ड एफिशिएंट catalyst and methodologies
फॉर द कन्वर्जन ऑफ CO2 टू मैथेनॉल एंड अदर केमिकल्स। बात समझ में आ गई होगी आपको। इट हैज़ लेड टू इम्प्रोवाइजेशन of process engineering to enhance the production of chemicals and fuels from anthropogenic CO2 generated from the various sources including the coal and natural gas power generation sector, steel industry, cement industry and chemical industries, and integrating multiple components involved in the CCUS यानी carbon capture, utilization and sequestration to develop a complete solution for the environmental issues due to the global warming. The research was carried out by Professor Sebastian C. Peter and his group from the New Chemistry Unit of JNCSR. He is also the co-founder and director of Breathe Applied Sciences. बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक जो भारत चीन युद्ध से संबद्ध है, ये किसने लिखी है? तो इसे लिखने वाले हैं अवतार सिंह भसीन। किसने लिखा है इसको? अवतार सिंह भसीन ने लिखा है। आप देख सकते हैं ये बुक है जो AS भसीन ने लिखी, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का शीर्षक नेहरू तिब्बत और चीन है, जो वर्षों के गहन अभिलेखीय शोध पर आधारित एक पुस्तक है। आकर्षक विस्तार से यह पुस्तक सन 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है, ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सकें कि ऐसा क्यों हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं पूरा तिब्बत के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे दलाई लामा वहाँ से मूव किए, क्या हुआ, क्या रीज़न रहा, उस रीज़न को कैसे इन्होंने कैप्चर किया। चलिए खैर, हिस्ट्री एक रोचक विषय है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है पर समय का अभाव रहता है। अब अगला प्रश्न आता है कि डेनिस शापोवालोव को हराकर जेनेवा ओपन 2021 किसने जीता? तो इसे जीतने वाले हैं कैस्पर रूड। कैस्पर रूड ने इसे जीता है। आप देख सकते हैं, ये क्लिप मैंने लिया है। टेनिस, कैस्पर रूड बीट्स डेनिस शापोवालोव टू विन जेनेवा ओपन आई स्ट्रॉन्ग रोलैंड गैरो रन। Victory in Geneva means the Norwegian world number 21 is going to be among the top 16 seeds at French Open. आपको पता ही होगा रोला गैरा जो है वो किसके लिए जाना जाता है। अब आप देखिए, कैस्पर रूड said he would prepare for the French Open as if it was the biggest tournament of his career after claiming his second ever title in Geneva on Saturday. Ruud won the ATP Geneva Open final with 7-6, 6-4 victory over Denis Shapovalov, यानी सीधे सेटों में हराया है, and is now looking to do some damage at Roland Garros when the second Grand Slam of the year begins on May 30. Victory in Geneva means the Norwegian world number 21 is going to be among the top 16 seeds in Paris. चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, हाल ही में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास किस देश में बनना है या किस देश में बनेगा? तो इसका उत्तर है मालदीव। मालदीव में जो आपका माले है वहाँ पर अड्डू सिटी है, तो अड्डू सिटी में ये डेवलप होगा। आप ये देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे, ये आपका मालदीव है जो यहाँ आप देखिए इंडिया से नीचे की तरफ, यहाँ ये वाला पोर्शन आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये मालदीव पड़ता है। तो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर ये बना है और इन आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए भारत ने अभी कुछ अमाउंट भी अवेल कराया था। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये है आपका माले। तो यहीं पर आपका जो आइलैंड पड़ता है, ये आपका जो पोर्शन पड़ता है जिसे हमने अड्डू सिटी कहा है, तो अड्डू सिटी में महावाणिज्य दूतावास बनाया जा रहा है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 का व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता? ये मैं बता चुका हूँ, शायद रिपीट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए।
और ये मैंने आपको बताया है इसके बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए, डिटेल्ड है शायद। द अवार्ड कैरिंग 2 लाख कैश प्राइज एंड सिटेशन was declared on May 22, 2021 during the International Day of the Biological Diversity। आपको पता ही है 22 मई के दिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, तो उसी दिन ये अवार्ड दिया गया और इसका प्राइस जो है वो कैश प्राइस कितना है, 2 लाख रुपए है। ठीक है। Shazi N.M. Fondly, called as the Tuberman of Kerala, has been awarded in India Biodiversity Award 2021 in the individual category of conservation of the domesticated species. Mr. Shazi, who conserves a wide array of the around 200 tuber crops, including the greater yam, lesser yam, elephant foot yam, arrowroot, colocasia, sweet potato, cassava, and Chinese potato in his farm, has received state awards 7 times for his efforts. He also received the Plant Genome Savior Reward 2015 instituted by PRV and FR Authority New Delhi। यानी काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं, मतलब एक जो पैशन होता है कि यार मुझे कुछ करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, सिविल सर्विसेज का भी यही केस है। जो बंदे ये सोच करके चलते हैं कि यार मुझे बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो क्या है कि वो बेचारे थोड़ा फंसे रहते हैं। अब जब बंदा सोचता है ना कि मेरे को यार ये सब्जेक्ट आने हैं और मुझको इनमें क्लैरिटी चाहिए या मास्टरी चाहिए, मेरे को मतलब समझ आना चाहिए कि है क्या, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होगी, तो कंपटीशन अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। अब चीज़ों को जैसे रट के जाएंगे, तो रट के जाने पे क्या होता है, केस स्टडीज़ जो हैं वो रट के जाने से काम नहीं चलता। केस स्टडी में तब आपका काम करेगा माइंड, जब आपको केस स्टडी को अपनी जो आपने सीखा है, जो कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी आपको हुआ है, उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन है। देखिए अब रट्टाफिकेशन है ख़त्म, अब क्या है, अब है सिर्फ जो आप सीख रहे हैं उसको प्रेजेंट सिनेरियो में, यानी आज की कंडीशन में या इस कंडीशन में जो दी जाती है आपको एग्जामिनेशन में, तो उसमें आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये है मेन, मतलब अब स्टैटिक बात ख़त्म हो गई है, अब बात हो गई है डायनामिक की। चलिए खैर आगे बढ़िए। किसने अपने वेब ब्राउज़र पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की बात कही है, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो फार्मा इजी ने किस ई फार्मेसी का अधिग्रहण किया है, तो ये अधिग्रहण जो किया गया है, ये किया गया है आपका मेडलाइफ का। किसका? मेडलाइफ का। और ऐसा करने के बाद ये अब ई कंपनी के रूप में, मतलब ऐसी जो मेडिसिन की सप्लाई करने वाली एक बड़ी कंपनी के रूप में बन गई है फार्मा इजी। ठीक है, एक ई फार्मेसी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में आयोजित वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो ये इटली के द्वारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और एशियन जियोपॉलिटिक्स नामक पास्ट प्रेजेंट बुक किसने लिखी है, तो ये लिखने वाले हैं शिव शंकर मेनन। तो ये आप देख सकते हैं, ये बुक है, फ्रंट पेज है उसका, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, शिव शंकर मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया सेंटर कितने खोले जाने की बात कही है, तो जो आपके किरण रिजिजू हैं उन्होंने कहा कि हम 143 खेलो इंडिया सेंटर जो हैं वो खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ली इवेंट्स जो हैं उनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे, तो वो एक स्प्रिंटर थे, जैसे आपने देखा होगा पग बाधा होती है, तो यूएस ओलंपिक रनर रहे हैं जिनका नाम ली इवेंट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनसीबी। देखिए आईएनसीबी एक बहुत बड़ी संस्था है और ये उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि आईएनसीबी यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नई अध्यक्ष जो हैं वो कौन बनी हैं, तो वो बनी हैं जगजीत पावड़िया। और ये हैं आपकी जगजीत पावड़िया जो बनी हैं क्या, अभी अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय मूल की किस छात्रा ने ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता है, तो वो कौन है, अन्वी भूटानीज हैं। कौन है? अन्वी भूटानी। थोड़ा जगजीत पावड़िया जी के बारे में जान लेते हैं, उस क्वेश्चन को मुझे कवर करना था इसलिए थोड़ा रुका मैं। जगजीत पावड़िया फॉर्मर नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, पता होगा आपको IRS से बनी है, कस्टम, हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट of International Narcotics Control Board INCB.
शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी हेडिंग द वियना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकेंड वुमेन टू होल्ड दिस ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अफ्रीका वायलेट पौधा कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया है कहाँ पर? ये खोजा गया है मिजोरम के अंदर। कहाँ खोजा गया है? मिजोरम के अंदर। तो मिजोरम में इसे खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, यास तूफान जो है किस तट पर सबसे पहले टकराया? तो ये टकराया है ओडिशा तट पर, सबसे पहले टकराया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद पर पानी खोजने के उद्देश्य से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला नासा है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इक्वाडोर में पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं गिलेर्मो लासो। कौन बने हैं? गिलेर्मो लासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर स्कीम शुरू की गई है? तो ऐसा करने वाला जो प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश। यह स्कीम वृक्ष वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई। आपको पता ही है ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो अब ऑक्सीजन का महत्व तो सबको पता लग रहा है, और इसके लिए वायुदूत ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है, और इसके लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, आपका जो लोकेशन है वो ट्रेस होगा, और कहाँ पर आपने कोई पौधा लगाया है उस पौधे का तस्वीर खींच करके आप भेजेंगे, अपलोड करेंगे, उसके बेसिस पर काउंट किया जाएगा कि किसने कितने पौधे लगाए हैं। तो ये एक स्कीम है जिसके बेसिस पर पुरस्कार दिया जाएगा। किस भारतीय पड़ोसी देश ने नवंबर के मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की है? तो ये कराने वाले हैं कहाँ पर? नेपाल के अंदर। किस प्रकृतिवादी ने 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो ये हैं जॉन गुडाल। ठीक है। सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं, तो ये बने हैं आपके सुबोध कुमार जायसवाल। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं ये लियो ओपन पुरस्कार और बता देता हूँ आपको। तो लियो ओपन पुरस्कार अभी किसने जीता है? तो ये सिद्ध सिपास ने जीता है। तो सीबीआई के डायरेक्टर की बात कर रहे थे हम। द हिंदू इसे कवर कर रहा है, सुबोध कुमार जायसवाल अपॉइंटेड सीबीआई डायरेक्टर फॉर 2 years। ये हैं आपके सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड 3-member selection committee had on Monday shortlisted his name for the post। देखिए 3 नामों पर बात चल रही थी, जिनमें से बाजी मार गए कौन? आपके मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल। The Modi government late on Tuesday night appointed Maharashtra cadre IPS officer of 1985 batch Subodh Kumar Jaiswal, currently Director General of the Central Industrial Security Force (CISF), as CBI Director for 2 years. The Appointments Committee of the Cabinet has, based on the panel recommended by the committee constituted as per the Section 4A(1) of the Delhi Special Police Establishment Act 1946, approved the appointment of Subodh Kumar Jaiswal IPS MH 1985, मतलब जो उनका बैच है, as Director Central Bureau of Investigation for a period of 2 years from the date of assumption of charge of the office. A government notification said Mr. Jaiswal is widely experienced, having served as Maharashtra DG of Police before he was made the CISF chief, and also served in the CBI earlier. अब अगला प्रश्न आता है, किस राज्य सरकार ने निजी अस्पताल में कोविड-19 का इलाज कराने वाले ऐसे मरीज जो बीपीएल कार्ड का धारण करते हैं या उसके धारक हैं, उनका इलाज मुफ्त करने की बात की गई? तो ऐसा करने वाला राज्य हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल डबलिन अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है वैलेरिया ल्यूसेली ने। और अगला प्रश्न भी बता देता हूँ साथ ही साथ, एनबीए का 6ठा अवार्ड जीतने वाले हैं, मतलब जो 6th अवार्ड जीता है तो वो जीतने वाले हैं क्लार्कसन हैं। तो दोनों को अब देख लेते हैं। वैलेरिया ल्यूसेली विंस द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया इसको, और आप ये देख सकते हैं। मैक्सिकन ऑथर हैं वैलेरिया ल्यूसेली, वन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 अपने नॉवल के लिए, जिसका नाम क्या है आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नॉवल है और इसको आप देखिए, इसका नाम क्या है, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। तो ये एक सूचना। अगला प्रश्न आता है उसके बाद फिर
NBA का छठा अवार्ड की बात कर रहे हैं तो ये हैं आपके मिस्टर क्लार्कसन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वात्सल्य योजना है वो किस राज्य के द्वारा दी गई या कौन सा राज्य उसे शुरू कर रहा है, तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। देखिए आपको अभी पता ही है कि हाल ही में कोविड से लोग मर रहे हैं, और कोविड से मरने पर क्या होता है या कोविड पेशेंट बनने पर जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो उनके पालन पोषण पर समस्या आती है। तो उसके लिए ये योजनाएं अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नाम से योजनाएं डेवलप की हैं। तो वात्सल्य योजना जो है वो आपकी उत्तराखंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, तो उन्हीं में से ये प्रश्न है 25 मई का है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 मई को मनाया जाता है। FIH का अवार्ड मिला था मिस्टर VK पांडियन को। और चीन में जो हाइब्रिड चावल है उसके जनक के रूप में कौन है, तो ये मिस्टर युवान है, और इनके बारे में आप देख सकते हैं। चाइनाज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस हु रिवॉल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर डाइज एट 91। अभी हाल ही में वो एक्सपायर हुए, तो इसलिए उसके बारे में सूचना। युवान लोंगपिंग सेंटर स्टैंड इन अ फील्ड ऑफ हाइब्रिड राइस, आप देख सकते हैं सेंटर में वो खड़े हुए हैं इन द नॉर्दर्न चाइनाज हेबेई प्रोविंस। ये है इसके बारे में। हिज डिस्कवरी ऑफ number 2 led to a rise in China's rice production from 5.69 billion tons in 1950 to 19.47 billion tons in 2000। देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आप देखिए, 5.69 बिलियन टन से बढ़कर 19.47 बिलियन टन हो पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक हाइब्रिड प्रोसेस से अपनी प्रोडक्शन को डेवलप किया। फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मिंग चाइना इनटू अ ग्रेन सरप्लस कंट्री। देखिए आप समझ सकते हैं, देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अगर प्रोडक्शन कम है तो क्या है, भूखों मरने की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में ये एक देवता के रूप में सामने आए और इन्होंने जो हाइब्रिड राइस का आविष्कार किया, तो उसके कारण अब वो किस पर चले गए, वो सरप्लस पर चले गए। युवान लोंगपिंग, अ चाइनीज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हुज ब्रेक थ्रू in hybrid rice brought food security to China and transformed the agriculture worldwide, died on Saturday, aged 91. Mr. Yuan, who is celebrated in China as the father of hybrid rice for his contributions to agriculture and beloved for his simple living and high thinking. Okay, go for the next। और next क्या है? Thanks for watching this video। आपने इसे आखिर तक देखा, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ गुड डे।